फिर उसके बाद में आईपीएस है और फिर आईएफएस। जैसे मैंने बताया अभी आपको शुरुआत में एज आई हैड टोल्ड यू दैट गर्ल फ्रॉम इंस्टीट्यूट हैज स्टॉप्ड द आईएफएस एग्जाम। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये जनरल का जो डीएफ कोर्स जो लगते हैं वो इसके थ्रू लगते हैं, लेकिन ये सिविल सर्विस का पार्ट एक्सेस नहीं है। अब ये सिविल सर्विस का पार्ट हो गया है क्योंकि 2010 के बाद सिलेबस रिवाइज हुआ है। तो अब पहले इसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ करता था, अब ये प्रीलिम्स जो सीएससी का प्रीलिम्स होता है उसी के 2 मेरिट, वो भी डिस्कस करेंगे कि आईपीएस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। 2 मेरिट बनती है, एक मेरिट जो आईएएस के लिए बनती है, जो सिविल सर्विसेज के लिए बनती है, एक उसके ऊपर जो मेरिट जो साइंस ग्रेजुएट होते हैं जिन्होंने ऑप्ट किया होता है, विकल्प लिया होता है कि हम दोनों ही एग्जाम में एप्ट होना चाहते हैं, तो उनकी अलग मेरिट बनती है, फिर वो मेरिट्स के लिए क्वालिफाई। लेकिन प्रीलिम्स एक ही होता है, मेरिट 2 बनती है सेट। अब ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज उसको कहते हैं ग्रुप के, उसकी जो टॉप सर्विस है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो वो आईएफएस फॉरेन सर्विस, जिसको हम विदेश में जाकर के सर्व करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, हमें भारत सरकार के लिए करना है, लेकिन जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जो हमारे जहाँ पर हमें सर्व करना है, कोई फॉरेन कंट्री हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, यूएन के हो सकते हैं, आसियान के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। हमें अब्रोड हमें अपने देश को सर्व करना है। जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपके समझ में आ रही है कि ध्यान हट रहा है, आर यू लैकिंग concentration or still you are having concentration on other actions? क्या अभी है ना कंसंट्रेशन करी जो से बोल रहा हूं। तो ग्रुप ए सर्विसेज में अलग अलग नेचर की सर्विसेज, लेकिन इसमें स्टेट में काम नहीं करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बड़े सर्किल होते हैं, तो उन सर्किल्स में काम करना पड़ता है, लेकिन वो स्टेट कार्ड नहीं है, वो सीधे सीधे सेंट्रल सर्विसेज होती है। ग्रुप ए सर्विसेज होती है, उसकी टॉप सर्विस फॉरेन सर्विस है, कुछ उसमें रेवेन्यू सर्विस है, एक्साइज कस्टम एक्साइज सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन, कुछ डिफेंस रिलेटेड डिफेंस अकाउंट्स, ऐसी और भी कई सारी सर्विसेज जिसमें हम अलग अलग रैंक आने के बाद भी, अलग अलग हमारे पोजीशन आने के बाद भी सिविल सर्विसेज या यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें हमें एंट्री मिल सकती है। अब इसके अलावा और भी चीज अगर रैंक आता है तो भी स्कोप है। यूपीएससी किसी को निराश नहीं करता, वो किसी को डिमोरलाइज नहीं करता, सबके लिए कुछ ना कुछ स्कोप है। एटलीस्ट आप जब मेरिट लिस्ट में आए हैं कुछ तो मिलेगा। जैसे आज यहाँ पर आप आए हो तो कुछ तो लेकर के जा ही रहे हो, इतना अच्छा लेक्चर इंफॉर्मेशन, साथ में कुछ लंच या कुछ स्नैक्स तो रहेंगे, ब्रेकफास्ट तो हैवी ब्रेकफास्ट तो मिल जाएगा। उतनी तो कम से कम अपनी मौज हो, कुछ नहीं मिला तो कम से कम ब्रेकफास्ट तो होगा। सेम ऐसा ही यूपीएससी का एक ग्रुप बी सर्विसेज लिस्ट में आती है, कुछ आर्म फोर्सेस को लेकर के है, कुछ दिल्ली और अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस, अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी अंडमान दिल्ली पौंडीचेरी या पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, ये सब इसी का इनके लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होता है, इसी यूपीएससी के थ्रू ये एग्जाम होता है। इसी यूपीएससी के थ्रू होने वाले एग्जाम के थ्रू उसको पास करके ये बाकी सर्विसेज भी पा सकते हैं, यदि हमने अपनी परफॉर्मेंस में अपनी प्राथमिकताओं में इसको रखा हुआ होगा तो। ध्यान में आ गया कि यूपीएससी माने कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ऑल इंडिया बेसिस पर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू सिविल सर्विसेज में जो अलग अलग पोस्ट है उसके लिए जो कैंडिडेट्स है उसको सिलेक्ट करना उसको होता है, इसलिए वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, उसमें सेंट्रल सर्विसेज भी है, उसमें ग्रुप बी सर्विस। तो आईएएस एक सर्विस नहीं होकर के
इतनी सारी सर्विसेज का यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो पहली धारणा हमारी कि क्या हम आईएएस बन करके क्या करेंगे, क्या हमारा होगा, क्या क्या हमें जॉब मिलेगी, तो सारी चीजें हमें हमारे सामने मिली है कि क्या क्या हमें प्रोस्पेक्ट्स है, क्या हमारे लिए जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है। तो अब हम चूज कर सकते हैं, वी कैन चूज द डेस्टिनेशन एज यू आर हैविंग अ डेस्टिनेशन फॉर योर एक्सकर्जन फॉर योर पार्टीज। कि आपको सीसीडी में जाना था, कि बरिस्ता में जाना था, कि केएफसी में जाना था, या नदी किनारे जाना था। तो जैसी जैसी आपकी चॉइस वैसी वैसी जॉब की प्रेफरेंसेस। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि आईएएस को फर्स्ट प्रायोरिटी ना देकर के आईपीएस या आईएफएस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनकी चॉइस है, उनका टेस्ट, उनको ऐसा लगता है कि वो सूट करता है उनको आईएफएस फॉरेन सर्विस, उनको सूट करता है आईपीएस। तो आईएएस को बहुत पीछे भी देते हैं प्रेफरेंस। ऐसा नहीं कि हर कोई फर्स्ट नंबर पर अपनी प्रेफरेंस में आईएएस ही रखता है, ऐसा नहीं। जैसे मैंने कहा कि आपका अपना ऑप्शन है, उन्होंने ऑप्शन मांगे हैं, आपको चूज करना। जैसे आपने केएफसी को किया होगा या नदी किनारे जाना किया होगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉइस, उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस चॉइस। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने क्यों किया ऐसा कि आपने छोड़ दिया है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स है। जब आप अपने दोस्तों में बात करते हो तो बताते हो कि वहां चले, तो आपके पास 10 रीजन हो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तब वो आप उनको सेटिस्फाई करते हैं, तब वो आपके साथ जाकर के उस पार्टी प्लेस पर जाकर के पार्टी करके आते हैं, उस सिनेमा हॉल में जाकर के मूवी देख करके आते हैं। अदरवाइज उनकी अपनी चॉइस होती है। तो यदि मैंने ऑप्ट किया है, इफ आई हैव ऑप्टेड ऑप्शन, सो आई हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट चॉइस। आई हैव टू हैव सम रीजंस बिहाइंड दैट चॉइस, और रीजन बहुत सॉलिड होने चाहिए, so that they could have pleased, उनको हम खुश कर सके कि हाँ we can satisfy them, clear। अब ये जो एग्जाम हुआ, ध्यान में आया, बहुत सारी सर्विसेज आई, कब आएगा, क्या होगा, क्या कैलेंडर बनेगा, हमें नहीं पता साहब, हम तो बहुत छोटे से गांव से हैं, छोटे से कस्बे से हैं, तो कैसे? तो इन जनरल अगर कोई, जैसे भी कोरोना जैसे पेंडेमिक हुआ, कोई और सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कोई इमरजेंसी लग जाती है, कुछ और ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है देश में कि मैंने कंडीशन जो है वो पीसफुल ना रह करके बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो वो शेड्यूल चेंज हो सकता है। अदरवाइज यूपीएससी का शेड्यूल कभी चेंज नहीं। तो इन जनरल वो जनवरी टू फरवरी में ही नोटिफिकेशन आ जाता है। लास्ट डेट उसके 1 महीने में ऐसा स्पेंड हो देते हैं कि 1 महीने भर में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। आजकल पहले ऑनलाइन भी होता था, ऑनलाइन भी होता था, हाँ पहले ऑफलाइन ही होता था, लेकिन अब ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है लास्ट डेट से पहले। जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको 100 रुपये फी पे करना होता है, हम सबको कोई फी पे नहीं करना। तो 100 रुपया भी बच गया हमारा, 2 पिज्जा एक 2 बर्गर आएगा, 1 पिज्जा है, 100 रुपये में पिज्जा आता है कि नहीं आता? तो जो फी बाकी लोग देने वाले हैं हम उससे भी एक्सेप्टेड है, हमें कोई प्राइवेट लोन देने का, सीएसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने का, हमें कोई भी पे नहीं। फिर मई या जून में हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इस साल का यदि हम देखें, ये शेड्यूल 2023 उसका शेड्यूल है कि जो नोटिफिकेशन आएगा इट विल बी इन फरवरी। तो लास्ट डेट उसकी फरवरी के लिए आपकी 20 दिन का टाइम मिला हमें फॉर्म फिल करने के लिए। Within these 20 days we have to fill our form by checking in the website of UPSC। फिर वो एग्जाम कंडक्ट होगा 28 May 2023। तो यही शेड्यूल ऑलमोस्ट कभी 1 सप्ताह पहले, कभी 1 सप्ताह बाद, ऑलमोस्ट यही उसका शेड्यूल होता है। प्रीलिम्स जब हो जाता है तो हम ध्यान कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। फिर प्रीलिम्स वाला रिजल्ट तो आएगा ही, प्रीलिम्स का नेचर भी पता होना चाहिए, प्रीलिम्स होता क्या है, वो आगे चर्चा करेंगे हम। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट वो लगभग 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ जाता है, मैक्सिमम 20 to 25 डेज में वो मैक्सिमम रिजल्ट आ जाता है। फिर जून में रिजल्ट आता है, तो अक्टूबर
में मेंस एग्जामिनेशन जो इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस की बैकबोन है, जिसके बेस पर हमारा सिलेक्शन तय होने वाला है, which will be very much important exam for this process, on the basis of which we have to set a certain merit. तो वो जो एग्जाम है वो हमारा अक्टूबर में या नवंबर में वो चलता है, लगभग वो 10-15 दिन की प्रोसेस है पूरा, मुश्किल से अब पहले वो